सर्वप्रथम मैं आदरणीय चौहान साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज एक ऐसा प्लेटफार्म मुझे दिया है जिसमें पूरे भारतवर्ष से आप सभी 2 दिन से भारतीय कृषि और किसानों का कैसे कल्याण हो, और मैं अनुभव कर रहा था समय से बैठा हुआ, जितनी भी प्रेजेंटेशन यहाँ से हो रही थी, किस पॉइंट को लोगों के जहन में पहुँचाना है। माननीय मंत्री जी वहीं पर रुकते थे और अपनी बात कह जाते थे। मैं समझता हूँ यह अपने देश का कृषि प्रधान भारत का सौभाग्य है कि जिनको ऐसे कृषि मंत्री मिले जिन्होंने मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को आज अनाज के कटोरे के रूप में विकसित किया और उसका प्रगति के सोपान तय करने के लिए आगे बढ़ाया। ऐसे यशस्वी कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अपने विषय में वो सदा से इतने गंभीर रहते हैं कि हर विषय की माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह तह में जाते हैं, तो मैं उनको विशेष आभार प्रकट करता हूं आज के इस आयोजन के लिए। अब थोड़ी सी चर्चा में आपके बीच में, आजकल मैं गांव में जाता हूं, जैसे माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया, लोगों के बीच में सीधी वार्ता मैं करता हूं, और वहां जब बातचीत होती है तो मैं लोगों को कहता हूं भाई प्राकृतिक खेती की ओर लौटो, और जब ये कहता हूं तो वो सब एक स्वर में बोलते हैं कि जी इससे हमारा उत्पादन घट जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। अब जब मैं उनसे बात करने लगता हूं तो पता लगता है कि वो प्राकृतिक खेती को जैविक खेती समझे हुए हैं, और जैविक खेती को हमारे देश में पिछले 40 सालों से भारत सरकार, प्रदेश सरकारें प्रोत्साहित करती रही हैं, लेकिन इन 40 साल में पूरे देश में कोई भी मॉडल जैविक खेती के नहीं दिखाई दिए। इसीलिए वो लोग डर जाते हैं। पिछले दिनों एक घटना श्रीलंका में हुई, लोगों ने उसको भी बड़ी तेजी से उछाला, जैविक खेती थी इसलिए भूखे मर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज आप सब के बीच में मैं निवेदन करना चाहूँगा, माननीय कृषि मंत्री महोदय, डीजी साहब और आप सभी के बीच में, कि जैविक खेती भारत की खेती नहीं है। डॉक्टर हार्वर्ड अपनी पत्नी के साथ 1905 में भारत में जैविक खेती का प्रचार करने के लिए आए थे, और वो इंदौर के राजा ने उनकी व्यवस्था की। जब उन्होंने पूरे देश में घूम करके देखा और पाया कि तू यहाँ क्या ट्रेनिंग देगा, तेरे से तो ज़्यादा यहाँ के लोग पहले ही नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और वो कुछ समय के बाद वापस चले गए। लेकिन ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द इस देश को दे के गए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उसमें जो केचुआ प्रयोग में आता अर्थवर्म, वो मिट्टी खाता ही नहीं, बड़ा कमज़ोर सा है, और वर्मी कंपोस्ट बनाने में 1.5-2 महीना लगाता है। उसके लिए पिट बनते हैं, गोबर डालते हैं, काष्ठ डालते हैं, उसमें छोड़ते हैं, फिर उसको छानते हैं, और 1.5-2 महीने का प्रोसेस है। इसमें ना मेहनत कम होती, ना खर्चा कम होता, ना उत्पादन पूरा मिलता। मैंने स्वयं अपने खेत में जैविक खेती की है, 3 साल लगातार की, और उसमें मैं आप जैसे कृषि वैज्ञानिक बंधुओं से मिलता रहा कि इसमें उत्पादन पूरा क्यों नहीं मिलता। तो उन्होंने बताया 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, और आज जो आप सभी ने प्रेजेंटेशन दिया उसमें आप सबका ध्यान इस दिशा में था कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से कमज़ोर नहीं रहना चाहिए।
यदि 1 एकड़ में गेहूं और धान की भरपूर फसल लेनी है तो 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए, यह आप लोग निर्देशित करते हैं। अब यदि रासायनिक खेती करनी है तो आप यूरिया खरीदो, 60 किलो डाल दो कुछ समय के अंतर से, 60 किलो नाइट्रोजन भी पूरा और उत्पादन भी पूरा। समझ में आई? लेकिन जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना है तो 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ को चाहिए। अब क्या इतना पशुधन भारत में है कि 300 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ डाल करके 60 किलो नाइट्रोजन पूरा किया जा सके? नहीं है। कृषि वैज्ञानिक ही बताते हैं कि आप यदि 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 किलो वर्मी कंपोस्ट उतना ही काम कर देगा। हमने मान लिया 150 क्विंटल कर देगा, लेकिन इस 150 क्विंटल और 300 क्विंटल के लिए पशुधन कितना चाहिए? कम से कम 30-40। अब 30-40 पशु की एकड़ एक पशु 30-40 किसान पशु पालेगा या परिवार पालेगा? ये कतई अव्यावहारिक बात है जिसका हम 40 साल से प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात, इतनी गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी वहाँ मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी, और मीथेन आप सब जानते हैं, साइंटिस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देने में जैसे रासायनिक खेती खतरनाक है, उसी प्रकार से जैविक खेती भी खतरनाक है। तीसरी बात, आप सब जानते हैं 2 तरह के कीट हैं खेत में, एक मित्र कीट है और एक शत्रु कीट। शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से 2 गुना है। अब जब इतनी जैविक खेती में गोबर की खाद खुली मिलेगी तो शत्रु कीट को खुला भोजन मिलेगा तो उसका परिवार बढ़ेगा। वो मित्र कीट को खाएगा, जैविक खेती की बीमारी को नष्ट कर ही नहीं सकते। उस पर दुनिया भर का खर्चा आता है, किसान को कुछ नहीं मिल पाता। अगली बात, जब इतनी गोबर की खाद एक खेत में पड़ेगी तो इसमें इतना खरपतवार वीड्स पैदा होगा, किसान सारा दिन उस लेबर पे लगा रहेगा। तो ये जैविक खेती का जो प्रचार इतने दिन से चल रहा है और 40 साल में उसके मॉडल नहीं बन पाए, तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, एक ही जगह जैविक खेती, वहीं पर प्राकृतिक खेती, किसान को कंफ्यूज किया जा रहा है। इसको हमने बंद करना चाहिए, और इसलिए बंद करना चाहिए कि प्राकृतिक खेती से ज़्यादा उसमें कुछ भी अलग से नहीं। अब मैं प्राकृतिक खेती की चर्चा आपके बीच में करता हूँ। प्राकृतिक खेती क्या है? ये शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। हम जंगल में जाते हैं, हजारों तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ यूरिया कौन देता है? वहाँ डीएपी कौन डालता है? वहाँ जंतुनाशक कौन देता है? वहाँ गोबर की खाद कौन देता है? वहाँ पानी देने कौन जाता? कोई भी नहीं जाता। और जंगल के पेड़ सारे हरे भरे हैं। जंगल का पेड़ के किसी भी एक पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में ले जाओ, उसमें फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो तत्व आप चाहते हैं वो सारे उन पत्तों के अंदर हैं। और जंगल का पेड़ समय आने पर फलों से लद जाता है। जब प्रकृति सारे पोषक तत्वों की पूर्ति वहाँ करती है तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगी? और उस पोषक तत्वों की पूर्ति का आधार है बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, अर्थवर्म, मित्र कीट। जंगल को मेरे और आप जैसे समझदार लोगों ने छेड़ा नहीं है, हमारी वहाँ पहुँच नहीं है, इसलिए वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अब हमारे खेतों में आज भी कुछ मंच पर चर्चाएं हो रही थी, आप करते हैं, जिंक अलग से दो, फास्फोरस अलग से दो, पोटास अलग से दो। इनकी क्यों जरूरत पड़ रही खेत में अलग से देने की? जब जंगल में जरूरत नहीं तो हमारे खेत में क्यों जरूरत है? इसका कारण है, और इसका कारण है लंबे समय से की जा रही रासायनिक खेती।
इस यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक ने पौधे का भोजन जो सूक्ष्म जीवाणु बनाते हैं वही मार दिए। जब कुक ही मार दिया तो भोजन कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर स्वामीनाथन के हम बड़े आभारी हैं और उन कृषि वैज्ञानिकों के भी आभारी हैं। उन्होंने देश को ऐसे समय पर भूखमरी से बाहर किया था, उसका कोई विरोध नहीं, उस समय की मांग थी। लेकिन आदरणीय, यहाँ पर लगभग बहुत बड़ी संख्या में साइंटिस्ट हैं, खेती से जुड़े प्रबुद्ध लोग हैं। आपने डॉक्टर स्वामीनाथन को भी पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा है, जिस समय हरित क्रांति शुरू हुई पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, वहाँ के लिटरेचर को आप पढ़िए। उन्होंने स्पष्ट कहा था, और हरित क्रांति प्रारंभ करने से पहले भारत की धरती के ऑर्गेनिक कार्बन की भी जांच की थी। उस समय सारे देश की भूमि जो कृषि योग्य भूमि थी, उसका ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था, पूरे देश की धरती का। और डॉक्टर स्वामीनाथन ने प्रति हेक्टेयर ओनली 13 केजी नाइट्रोजन का प्रावधान किया था। ओनली 13 केजी, 2.5 एकड़ में। और इतना डालते थे किसान, बम्पर उत्पादन होता था। क्यों होता था? इसलिए होता था कि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार थी, सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार थी। उसमें जो यूरिया, डीएपी आप डालते थे, उसको तत्काल वो पौधे के भोजन में बदलते थे, इसलिए सब कुछ था। लेकिन और डॉक्टर स्वामीनाथन ने साथ में एक और भी निर्देश दिया था कि इस यूरिया, डीएपी की खेती के साथ अपनी परंपरागत खेती को नहीं छोड़ना है। पशुधन से मिलने वाले गोबर, गोमूत्र का जैसे प्रयोग होता था वो चलते रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे किसान आलसी होता गया। यूरिया, डीएपी पर बड़ी सब्सिडी मिलती गई, कुछ निश्चित फसलें करना शुरू कर दिया और खुला अपना यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालना शुरू होता रहा। पहले 15-20 साल भारत की धरती ने खूब पैदावार दी, हमारे भंडारों को आपकी मेहनत और किसानों ने भर दिया। लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे वो जो सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार था, ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार था, वो घटते घटते घट गया। आप यहाँ जितने मेरे आदरणीय बैठे हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? बोलिए। 0.5 से नीचे, हाँ या ना? बोलो जी। अरे बोलो तो, मैं तो विद्यार्थी हूँ भाई, पढ़ाने वाला गुरुजी रहा हूँ सारी जिंदगी। बच्चे पढ़ा, बातचीत करिए आप। सोचिए, आज सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.345 से नीचे है। और आप जितने साइंटिस्ट बैठे हैं, आपकी भाषा में, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। आज 2-2.5% ऑर्गेनिक कार्बन जहां डॉक्टर स्वामीनाथन ने हमें शुरू किया था, आज उसी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है। जो काम 2.5 एकड़ में 13 किलो से चलता था, आज 1 एकड़ में 13 बैग से भी नहीं चल रहा। 1 एकड़ में 13 थैले। ये हरियाणा, पंजाब में जाकर के देखिए, आलू जब लगाते हैं तो खाद हाथ से नहीं डाला जाता, ट्रॉली में भरकर फावड़े से फेंका जाता है और सारी धरती को वाइट कर दिया जाता है। आप उत्पादन के लिए बहुत जोर दे रहे, देना भी चाहिए, देश को खाद्यान्न की जरूरत है, हमारे उत्पाद बढ़ने चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी बीजों पर जो काम कर रही, बधाई की पात्र है। ऐसे बीज यूनिवर्सिटीज में बनने चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन भी हो, जो समय के अनुकूल भी हो, ग्लोबल वार्मिंग में भी बराबर खड़े रहें। बहुत बधाई की बात है। लेकिन हमारी सारी ताकत इस बात पर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। लेकिन जो चीज़ बढ़ाई जा रही, उसके खाद्य, उसमें बचा क्या है? आपकी ICAR के डॉक्टर्स ने
साइंटिस्ट ने अभी 1.5 वर्ष पहले, जो 6 साइंटिस्ट तेलंगाना की यूनिवर्सिटी के और 6 साइंटिस्ट पश्चिमी बंगाल की एक यूनिवर्सिटी के, आप उसको अपने मोबाइल से रिसर्च कर सकते हैं। उन 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने भारत के लोगों का सर्वाधिक पेट भरने वाले 2 अनाजों के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने क्या पाया कि इस समय जो पैदावार खेत से हम ले रहे हैं गेहूं और चावल की, उसमें 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं, उसमें 45 पोषक तत्व हैं ही नहीं, और उसमें दुनिया भर के जहर, ऐसे जहर पाए गए हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए भयंकर हानिकारक हैं। और उनका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? आज अत्यधिक यूरिया, टीएपी, जंतुनाशक, जिसने उपजाऊ धरती को बंजर बना दिया। यूरिया, डीएपी से जो नाइट्रोजन निकलता है वो आकाश की ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है। भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। गोबर के मीथेन तो 22 गुना खतरनाक है। यूरिया, डीएपी का जो निकलने वाला जहर है नाइट्रस ऑक्साइड, वो 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। और करोड़ों टन यूरिया इस देश के लोग एक साल में बहा देते हैं, जो आकाश में जाकर नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है। 40% जो पौधा लेता है फल से, फूल से, साग से, भाजी से, वो हम सब के शरीर में जाता है। वो जहर अंदर जाएगा तो उसका परिणाम आज सारे अस्पताल, हमने डॉक्टर वो अस्पताल भर दिए। आज से 40 वर्ष पहले आप में एक आदमी बताए जिन्होंने कैंसर नाम की बीमारी सुनी हो, जिन्होंने हार्ट अटैक सुना हो, जिन्होंने डायबिटीज सुनी हो, जिन्होंने पेनक्रियाज खराब सुनी हो, किसी ने किडनी बदलवाई हो। हम जितने बैठे, कोई बता दे किसी के पिता माँ ने घुटने बदलवाए हो। आज सब लाइन में बैठे। अस्पताल में चले जाओ, वहाँ बेड नहीं मिलते, सब बीमार। बिना कारण के कार्य थोड़ा ही होगा। कोई आदमी यूं कहे बादल बिल्कुल नहीं थे, बारिश बहुत हुई, अग्नि थी नहीं, धुआं बहुत हुआ, ये मानने वाली बात नहीं है। कारण है तो कार्य होगा। जब 40 वर्ष पहले, उस समय तक भारत की धरती इस जहर को बर्दाश्त करने की हालत में थी और ये इतना नहीं पड़ता था। अब क्योंकि धरती बंजर हो गई, ये यूरिया, डीएपी घटने वाला नहीं है। कैसे घटेगा जब धरती में बचा ही कुछ नहीं? ये तो जबरदस्ती ली जा रही है। आज कंपटीशन किसान का हो गया, ये 1 बैग डालता, पड़ोसी 2 डालता है, सरपंच साहब 3 डालते तो नंबरदार जी 4 डालते हैं। ऐसा कंपटीशन है। आज इतना जहर खेतों में है। भाई और बहनों, मैं खुद किसान हूँ, खेती करता हूँ और लोगों के बीच में जाता हूँ, डर लगता है। आज हमारे बच्चे तक किस हालत में जहर न चाहते भी पी रहे हैं। एक वीडियो भाई मैंने दिखाना थोड़ा आपकी कि इसमें आपने डाला हो तो, ऐसे वीडियो में एक केवल समय अभाव में दिखाऊंगा। ये मेरे पास कम से कम 10 हैं। कैसे बच्चों के शरीरों में, थोड़ा इसको बड़ा करो, आप देखो भी इसको। ये अभी आप देखिए, अखबार में कुछ साइंटिस्ट ने मिलके 105 माताएं ली और जो मां अपने बच्चों को दूध पिला रही, उनमें सभी में कीटनाशक, डिटर्जेंट और यूरिया मिला। 105 में से एक तो बच जाती। हम ये अनुमान लगा लेते इन्होंने गलत खा होगा, ये बच गई होगी। 105 में से एक भी माता नहीं बची जो अपने मासूम बच्चे को यूरिया, डिटर्जेंट और कीटनाशक अपने दूध में ना पिला रही। अब जब ये स्लो पॉइजन लोगों में जाएगा तो ये हार्ट अटैक, डायबिटीज और ये क्यों नहीं होगा। आज लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया हम
यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक भारत की सरकार इस पर सब्सिडी देती है और विदेशों में धन जाता है और बदले में जहर आता है और फिर ये धरती माँ को जहरीला करता है, पर्यावरण को दूषित करता है, भूमिगत पानी में नाइट्रेट मिलाता है, चारों तरफ प्रदूषण और जहर फैलाता है और उसका परिणाम लगभग 9 से 10 लाख करोड़ रुपया आज हमारे स्वास्थ्य पर खर्च होता, भारत के अस्पतालों पर, और ये एम्स जैसे अस्पतालों पर खर्च होता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मेरे और आपके भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए रात दिन काम करते हैं। इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। यदि आप आदरणीय और हम मिलके ईमानदारी से इस जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ जाएं तो ये 10-12 लाख करोड़ रुपया हर साल बच सकता है। क्या 12 लाख करोड़ रुपया देश के विकास में लगे तो इस भारत को विकसित होने से कौन रोक सकता है? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब अगली बात में दूसरी बात की ओर आता हूं। ये जो धारणा कि उत्पादन कम होगा, ये जैविक खेती में है, उससे उत्पादन पूरा नहीं मिलता, मेहनत कम नहीं होती, खर्चा भी कम नहीं होता। और अब इस जैविक खेती के नाम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोगों ने बनानी शुरू कर दी। वो इनपुट्स बना करके किसानों को बेचने की तैयारी में। पहले इस जहर को खरीद के किसान लूटता था, अब वो इसको लूटेंगे। उसको क्या बचा? उसको कुछ नहीं बचने वाला। प्राकृतिक खेती ऐसी है जिसमें किसान को बाजार में जाकर के कुछ नहीं लेना पड़ता। उसमें केवल देसी गाय चाहिए, उसमें 2 मुट्ठी मिट्टी चाहिए उसके खेत में है, उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़ चाहिए, 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन। ये दोनों चीज किसान खेत में पैदा करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास भाई और बहनों, ये देखो, ये हमारी 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ICAR के अधीन गुजरात में। हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जीतू भाई वघानी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। मैं इन दोनों लोगों को बहुत बधाई देता हूँ मंच से। ये रात और दिन अपने पूरे प्रदेश को जहर मुक्त करने की दिशा में काम करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारा कृषि विभाग, उसके अधिकारी सब इस दिशा में काम करते हैं कि जहर मुक्त प्रदेश बने। और उसका परिणाम इस समय गुजरात में 8.5 लाख किसान जो पोर्टल पे हैं, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, विशुद्ध जहर मुक्त खेती करते हैं। और ऐसे हजारों मॉडल फार्म हैं। 40 साल में जैविक खेती मॉडल नहीं बना पाई। अकेले गुजरात में हजारों मॉडल हैं जहां हमारे प्राकृतिक कृषि के सेंटर चलते हैं, जो किसान दिखाते हैं एक एकड़ में 2-3 लाख रुपए तक किसान बड़े आराम से बचा रहा है। आप उनसे मिल सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो उत्पादन इसमें कम कैसे होगा? यहाँ पर हमारी बहन बैठी श्रीमती नीरजा जी, जो केंद्र में आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारी रह चुकी हैं, आपके इस सभा में बैठी हैं, जो इस समय आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक कृषि मिशन से जुड़ी है। वहाँ लगभग 12 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं और देश के अलग अलग भागों में लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। यदि उसमें उत्पादन ना मिलता तो वो क्यों करते इसको? और मैं स्वयं अपने 200 एकड़ की खेती करता हूँ। सौभाग्य से माननीय कृषि मंत्री महोदय चौहान साहब मेरे खेत में गए, इन्होंने इस खेत को देखा है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, आप जा कर के देखिए। वहाँ पिछले साल की बात बता रहा हूँ, और हर साल ये होता है। आप उत्पादन की बात करते हैं ना, हमारे कृषि मंत्री हरियाणा भी यहाँ बैठे हैं, राणा साहब। हमारे हरियाणा और पंजाब में 1 एकड़ धान में कम से कम 20,000 रुपये किसान खर्चा करता है, और मैं अपने खेत में धान में 2,000 रुपये खर्चा करता हूँ। वो उत्पादन 28 से 30 क्विंटल लेता है,
मैं उत्पादन 32 क्विंटल लेता हूं, वो पानी 100% यूज करता है, मैं पानी 50% यूज करता हूं। उस जहर वाले चावल को खाकर लोगों को कैंसर होगा और मेरे वाले चावल खाकर लोग गोल्ड मेडल लेके आएंगे। क्या इसमें अंतर नहीं भाई? इसमें कोई अंतर नहीं है। पर्यावरण भी बचता है, धरती माँ भी बचती है, गाय माता भी बचती है, देश का धन भी बचता है। ये सोच प्राकृतिक खेती से कतई निकालनी चाहिए कि उसमें उत्पादन नहीं होता। प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। और हम इसमें अब जैविक खेती में क्या, आप सीधा गोबर डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट वाला डालते हैं, उसमें बैक्टीरिया अलग से बढ़ाने का तंत्र ही नहीं है, वो तो जितना है उतना रहेगा। जबकि हम जीवामृत बना करके, घन जीवामृत बना करके, बीजामृत के द्वारा उन सूक्ष्म जीवाणुओं को जैविक खेती से लाखों गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट जो हमारी चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर है इसमें पूरे के पूरे, आप चाहें तो मैं दे के जाऊंगा, उन्होंने सिद्ध किया है देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ बैक्टीरिया हैं और सैकड़ों प्रकार के। 200 लीटर पानी में जब हम उसको डालते हैं, 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र और 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन और 2-4 मुट्ठी मिट्टी। अब जब इनको हम घुमाते हैं तो माइक्रो बायोलॉजी के साइंटिस्ट की ये रिसर्च है, ये जब घोल बनना शुरू होता है तो इनमें सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट में डबल होते हैं। आप सोचिए, हर 20 मिनट में, अर्थात 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? 30 लाख करोड़। और जब उनको दाल का बेसन प्रोटीन के रूप में मिलता है और गुड़ उसको मल्टीप्लाई करता है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु मिलकर जब वो कल्चर बनता है तो हर 20 मिनट में डबल होते हैं, अर्थात 30 लाख करोड़, 20 मिनट के बाद 60 लाख करोड़, उससे 20 मिनट के बाद 120 लाख करोड़, और कब तक बढ़ते हैं? 72 घंटे तक, टिल 72 आवर। 72 घंटे तक ये बढ़ते हैं, फिर ये रुक जाते हैं, फिर डेड होते हैं। इस बीच में हम स्प्रिंकल से, ड्रिप से, पानी से खेत में पहुंचाओ और वहां जाकर के ये आपस में कल्चर बना के फिर ये परिवार बढ़ता है। यही वो बैक्टीरियाज हैं जो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, जो आकाश में 78.5% नाइट्रोजन है, ऐसे इनमें बैक्टीरिया भी हैं जो उसको खींचते हैं, भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। इस सब के द्वारा एकदम भारतीय अड़सिया, सूक्ष्म क्या नाम, केचुआ, अर्थवर्म धरती फोड़ करके ऊपर आकर के परिवार बढ़ाता है। आज हमारे खेतों में रसायन खेती ने सूक्ष्म जीवाणु तो दूर, सांप भी नहीं छोड़े, केचुआ तो कहां से बचा, जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट कर दी। भाई और बहनों, आज हम क्षणिक लाभ के लिए इस जहर की खेती को बढ़ा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि हमने 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन को 0.5 पर पहुंचा दिया, धरती के पानी में नाइट्रेट मिला दिया, आकाश में, हवा में हमने नाइट्रस ऑक्साइड मिला दिया, सब लोगों को अस्पतालों में पहुंचा दिया। यदि ये खेती रहेगी तो आने वाली पीढ़ियां में कैसे स्वीकार करेंगी, इस पर हमने चिंतन करना चाहिए। और ये आपने भी पता है, ये धरती जो माँ है इसमें सारे तत्व हैं, अलग से जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने भोजन बनाने वाले जीव मार दिए। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, समय का बड़ा अभाव आप पे, मेरे तो कई घंटे चलते हैं प्रोग्राम। उदाहरण के लिए हमारे घर में किचन होता है और उस किचन में भोजन बनाने का सारा सामान है, दाल है, चावल है, नमक है, चीनी है, घी, तेल, गैस, सब कुछ है। लेकिन वहाँ भोजन बनाने वाला ना हो तो क्या भोजन बन के अपने आप बाहर आएगा? भाई लोगों, नहीं आ सकता। सामान सारा है भोजन बनाने का, लेकिन बनाने वाला नहीं।
बिल्कुल वैसे ही आप सब साइंटिस्ट इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इस धरती माता में पौधे के लिए भोजन बनाने का सारा सामान है। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि सब कुछ हैं, लेकिन वो जड़वत हैं, गांठ बांध के बैठे, जैसे किचन का सामान जड़वत है, ऐसे ये। अब रसोई में भोजन कौन बनाएगा? कुक। और इस धरती माता में पौधे का भोजन कौन बनाएगा? बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ। अब हमने मिल करके इन 60 साल में यही काम पूरी ताकत लगा के किया कि इनको मारो, जो भोजन बनाने वाले। सारे सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, सारे केचुए मार दिए, सारे मित्र कीट मार दिए। अब कृत्रिम केवल खाद बची, यूरिया डीएपी डालो और कृत्रिम ढंग से लो। कितने दिन लेंगे? और आप इस बात को भी जानते हैं कि यूरिया डीएपी भी सीधा जाके पौधे का भोजन नहीं बनता। इस यूरिया डीएपी को भी ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो खा के पौधे के भोजन में बदलते हैं। क्यों साहब, है ना? ऐसा ही, ऐसा ही है। लेकिन इससे बाहर नहीं निकले ना। बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद करेगा तो बचने वाला नहीं है। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। उसका परिणाम आ गया ग्लोबल वार्मिंग। ये दिखाई दे रही इसके रूप। विनाश की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। पानी भूमिगत खत्म हो गया, सब कुछ धरती बंजर पत्थर बन गई। एक वीडियो दिखाना भाई, अगला इसको देखिए। ये हालत पूरे देश की धरती की बन चुकी है। मिलावटी खाद। किसान भाई और बहनों, ये सत्य घटना देखिए आप। एक 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली, जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए, ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह जमीन इतनी कठोर क्यों है? क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं, क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है, उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है। और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं, और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। ये स्थिति आप
सारे देश की उस भूमि की जिसमें रासायनिक खेती होती है, सारे देश की स्थिति बन चुकी। आज हम तो जिंदा हैं, खा पी कर सब चले जाएंगे। ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम बंजर जमीन देके जाएंगे। पीने का पानी नहीं, ये बोतलें जो हमारे सामने रखी हैं भाइयों, ये 30 साल पहले कोई लिए फिरता था? कहीं भी पानी पी लेते थे। आज पानी पीने का नहीं बचा, हवा लेने की नहीं बची, सब खाद्यान्न में जहर आ गया, सब बीमार हो गए और ये भूमि की दुर्दशा होगी। लेकिन हमारी भूमि, मेरी जो भूमि है ना, जो 200 एकड़ में मैं खेती करता हूँ, 10 साल पहले उसका भी ऑर्गेनिक कार्बन 0.23 था। आज मेरी पूरी 200 एकड़ में 1 से नीचे 1 एकड़ का भी ऑर्गेनिक कार्बन नहीं, 1.7 तक चला गया। 1 एकड़ भी ऐसी नहीं बची। अब आप भी जानते हैं, रासायनिक खेती, कोई एक सज्जन आप में निवेदन मैं नम्रता पूर्वक करूंगा, कोई साइंटिस्ट ये बता दे कि रासायनिक खेती से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। यही मैं चरणों में स्पर्श करके गुरु मानता हूं और अपनी बात वापस लेता हूं और मैं छाती तान के कहता हूं, प्राकृतिक खेती में पहले ही साल से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। अब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं, और उत्पादन घटेगा तो उत्पादन घटेगा कि नहीं। ये जो लोग प्रचार करते हैं प्राकृतिक खेती करेंगे तो देश भूखा मरेगा, अरे जो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएंगे वो भूखा कैसे मारेंगे देश को? जो ऑर्गेनिक कार्बन घटेगा तो भूखा मरेगा। और एक समय आएगा, यूएनओ की रिपोर्ट है, अगले 40-50 साल यही खेती चलती रही यूरिया डीएपी की, तो सारी धरती ऐसे बन जाएगी जैसे घर का फर्श होता है, तिनका भी पैदा नहीं होगा। सब सूक्ष्म जीवाणु अब भी थोड़े बहुत बचे हैं जो आपके यूरिया डीएपी को लेके काम कर देते हैं। लेकिन ये यूरिया डीएपी कुल 13 किलो से चला था, 10 बैग प्रति एकड़ पे आ गया। अब इसको वापस नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां कुछ क्या खा पाएंगी, ये हमने चिंता करनी चाहिए। तो मेरा आप सब भाइयों से निवेदन है, कृषि वैज्ञानिक से, कि एक समय डॉक्टर स्वामीनाथन और उस समय के साइंटिस्ट ने हरित क्रांति के द्वारा देश के लोगों के भरण पोषण का बहुत बड़ा अभियान चलाकर पुण्य कमाया था। लेकिन आज उसके अत्यधिक उपयोग से दो दुष्परिणाम आए हैं। अब आप में साइंटिस्ट ऐसे खड़े हों कि इसका अल्टरनेट प्राकृतिक खेती, इस पर रिसर्च करिए। आप बीजों पर करते हैं, ये बधाई की बात है, और आपने इतने अनुसंधान आज दिखाए, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आदरणीय हैं, लेकिन अब समय के साथ नहीं बदले, यूं ही चलते रहे तो कितने दिन चल पाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता, जैसे आदरणीय मंत्री जी ने कहा, भाई तुम सारे में मत करो, कम से कम जो किसान करता अपनी 25% भूमि में कर ले, और जब उसको ठीक लगे वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। बताओ इससे देश भूखा कैसे मरेगा? 30% में तो वही चल रही जो आज है। अनाज हमारे भरे पड़े, चावल गेहूं का भंडार है, जो तेल चाहिए उस तरफ बढ़ नहीं रहा किसान। क्यों? उसको मजा आ गया, धान लगाओ, यूरिया फेंको, ट्यूबवेल का बटन दबाओ और सो जाओ। ये गेहूं चावल 2 खेतियां बन करके इसने कितना बड़ा सिस्टम खराब किया। हरियाणा पंजाब में पानी 30 साल पहले 30 ही फीट पे था, आज वो 300-400 फीट पे चला गया, डार्क जोन घोषित हो गए। तो ये सब प्रॉब्लम, चिंताएं हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस समय ऐसे यशस्वी हमारे कृषि मंत्री महोदय हैं, आप जैसे आदरणीय साइंटिस्ट हैं, आप जैसे प्रगति सोच के लोग कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक नई दिशा से देश को बदलने का काम करेंगे। सारा दुनिया और इतिहास आपको दुआएं देगा, और ये धरती भी बचेगी, पानी भी बचेगा, गौ माता भी बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा, और देश का धन भी बचेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी को और हमारे दोनों राज्य मंत्री महोदय को और हमारे सारे प्रदेशों के कृषि मंत्री महोदय आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मैंने कुछ बात आपके बीच में रखी हैं, प्रैक्टिकल हैं, जो चाहे हमारे खेतों को देखो, आप जो प्राकृतिक खेती उनकी बात सुनो, आपको मजा आएगा। मैं पूर्ण आत्मसंतुष्ट हूं कि यही रास्ता है जो लोगों को बचाएगा। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।